गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन क्यों होता है, इन सभी बिंदुओं पर आपसे हमने चर्चा की और आपको बताया कि प्रत्येक जीव के आकार और आकृति में जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन के कारण ही होती है। आपको बताया कि पादप का जो नवोजित पादप होता है वो कुछ ही दिनों में उसकी लंबाई 4-5 फीट के लगभग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पादपों के अंदर विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं। विभजोतक ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पादप कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, जिससे पादप की लंबाई में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। आपको बताया कि उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, उन उच्च श्रेणी के जीवों की जो प्रथम कोशिका होती है वो युग्मनज होता है। उस युग्मनज के अंदर क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से क्या होता है? एक नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण जो होता है उसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के पश्चात एक नवजात शिशु का निर्माण होता है। वही नवजात शिशु कुछ दिनों पश्चात उसके आकार और आकृति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसकी कोशिकाओं ने क्या की होती है? कोशिका विभाजन की क्रिया की होती है। अर्थात लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के द्वारा भी जीवों के आकार और आकृति में क्या होती है? वृद्धि होती है। जीवों के शरीर में जब चोट लग जाती है, जंतुओं के शरीर में जब चोट लग जाती है, तो उन चोटों को भरने के लिए भी कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा उनके चोटों की क्या होती है? मरम्मत होती है। जीव का जो निर्माण होता है वो भी कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा ही होता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी कि कोशिका विभाजन के बाद हमने बात की थी कोशिका चक्र। एक व्यक्तिगत कोशिका के संपूर्ण जीवन चक्र को ही क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहते हैं। यह हमने बताया कि एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को, एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहा जाता है। रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने तो बताया था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का क्या होता है? नए निर्माण होता है। एक कोशिका से नई कोशिका के निर्माण में लगे समय को क्या कहा जाता है? जनन काल कहा जाता है। देखिए, कोशिका विभाजन क्यों करती है? कोशिका विभाजन इसलिए करती है, कोशिका हार्मोन और एंजाइमों के कारण क्या करती है? विभाजन करती है। कोशिका विभाजन क्यों करती है? कोशिका विभाजन हार्मोनों के कारण, उन जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोनों के कारण पादपों या जंतुओं के आकार में वृद्धि होती है। और मैंने आपको बताया था एंजाइमों के कारण भी कोशिका विभाजन होता है। दूसरा आपको बताया कि केंद्रक और कोशिका का अनुपात निश्चित होता है, ऐसा आर हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने बताया। आर हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स बराबर Vn अपॉन Vc माइनस Vn, अर्थात केंद्रक का अनुपात और कोशिका द्रव का अनुपात कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव का अनुपात कैसा होता है? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कोशिका द्रव का आयतन बढ़ जाए, कोशिका द्रव के आयतन में वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि होने पर कोशिका जो होती है वो असंतुलित हो जाती है, और असंतुलित होने के कारण कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। कोशिका पुनः संतुलित अवस्था में आने के लिए कोशिका में विभाजन होता है। दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे कोशिका की उम्र बढ़ती जाती है, कोशिका में उपस्थित जो जीव द्रव होता है वो क्षीण होता जाता है। कोशिका द्रव जब क्षीण हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या होता है कि कोशिका
क्या करती है, कोशिका विभाजन की क्रिया करती है, जिससे नए जीव द्रव का निर्माण होता है और वह नया जीव द्रव, ठीक है, उम्र प्रभावन के असर को क्या करता है, समाप्त करता है और कोशिका विभाजन के लिए कोशिका को प्रेरित करने का कार्य करता है। इसके बाद हमने आपको बात की थी कोशिका चक्र में, और कोशिका चक्र के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो हार्वर्ड और पेल्क नामक वैज्ञानिक ने किया। हार्वर्ड और पेल्क नामक वैज्ञानिक ने कोशिका चक्र का विस्तृत रूप से क्या किया था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विस्तृत रूप से क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोशिका चक्र के दो प्रकार होते हैं, एक इंटरफेज अवस्था, दूसरा होती है माइटोटिक प्रवस्था, जिसको बोलते हैं अंतरावस्था और कोशिका विभाजन अवस्था। इंटरफेज अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं करती है, जबकि कोशिका विभाजन अवस्था में माइटोटिक फेज के अंदर कोशिका विभाजन करने का कार्य करती है। इसके बाद हमने आपको बताया इंटरफेज अवस्था के लक्षण। इंटरफेज अवस्था का पहला लक्षण मैंने आपको बताया था कि कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात केंद्रक और कोशिका द्रव के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन नहीं होती है, विभाजन नहीं करती है, केवल कोशिका विभाजन के लिए क्या होती है, तैयार होती है, इसलिए इसे तैयारी अवस्था भी क्या कहा जाता है। दो कोशिका विभाजनों के मध्य को क्या कहा जाता है, इंटरफेज अवस्था कहा जाता है। दो कोशिका विभाजन या दो विभाजनों के मध्य के स्थान को इंटरफेज कहा जाता है। ये हमने आपको क्या किया था, ये बताया था आपको लक्षण। आज हम बात कर रहे हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फेजेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। फेजेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। देखिए कोशिका चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं, इन पर भी हम आपसे बात कर चुके हैं, परंतु इस पर डिटेल से आपसे बात नहीं की। कोशिका चक्र की 3 प्रवस्थाएं कौन सी होती है? नंबर 1 जीवन फेज, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज फर्स्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था प्रथम। दूसरी प्रवस्था होती है एस फेज, जिसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं संश्लेषी प्रवस्था। और तीसरी प्रवस्था होती है G2 फेज, जिसे बोलते हैं ग्रोथ फेज सेकंड, हिंदी में बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था द्वितीय। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन फेज के बारे में, ठीक है। देखिए कोशिका जब विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन से पहले नई जो संतति कोशिका होती है, ठीक है, जीवन प्रवस्था होती है, वह नई संतति कोशिका के आकार की अवस्था में क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। अर्थात नई संतति जो कोशिका होती है उसके आकार की अवस्था में, ठीक है, किसके आकार की अवस्था में, उस कोशिका की। देखो ये नई संतति कोशिका है, इस नई संतति कोशिका के आकार की अवस्था में यहाँ पे आरएनए का संश्लेषण होता है और किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन अवस्था में कोशिका के अंदर आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, जिनकी आवश्यकता डीएनए के लिए होती है, जिनकी आवश्यकता डीएनए संश्लेषण में होती है। यानी कि आरएनए और प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है, डीएनए संश्लेषण में होती है। इसमें क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है, निर्माण होता है। कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है, निर्माण होता है। आपको मैं बता दूं जीवन जो अवस्था होती है वो लंबी होती है। जीवन अवस्था जो होती है वो कैसी होती है, लंबी अवस्था होती है, ठीक है। और ये अवस्था लंबी या बड़ी होती है, मैं आपको बता दूं चूहा जो होता है उसकी यकृत कोशिका में, चूहे की यकृत कोशिका में जीवन अवस्था को पूरा होने में लगभग 12 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। आपको बता दूं ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन जल्दी जल्दी नहीं होता है, ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन कैसे नहीं होता है, जल्दी जल्दी नहीं हो, ठीक है।
जिसमें कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी नहीं होता है, वह उसका जीवन काल जो होता है वो बड़ा होता है, ये लंबा होता है। परंतु ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, उनका जीवन काल कैसा होता है, छोटा होता है। आपको बता दें, स्थायी जो ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है, इसलिए उन कोशिकाओं के अंदर जीवन अवस्था कैसी होती है, छोटी होती है। उन कोशिकाओं में जीवन अवस्था कैसी होती है, छोटी होती है। अतः इनमें क्या होता है, जीवन अवस्था का परिवर्तन, इस अवस्था में जीवन अवस्था का जो परिवर्तन होता है वो G0 अवस्था में या विश्राम अवस्था में हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जीवन अवस्था होती है, उसमें कोशिका के अंदर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए और प्रोटीन होता है वो डीएनए के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। इन आरएनए प्रोटीन की आवश्यकता किसमें होती है, डीएनए के संश्लेषण में इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है, निर्माण होता है। यह अवस्था जो होती है वो बड़ी होती है, लंबी होती है। मैंने आपको बताया कि चूहे की यकृत की जो कोशिकाएं होती है उसमें जीवन अवस्था में लगभग 12 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो बहुत जल्दी जल्दी विभाजित हो जाती है। जो कोशिका जल्दी जल्दी विभाजित हो जाती है उसमें जीवन काल कैसा होता है, छोटा होता है। जीवन जो होता है वो छोटा ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया, स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उन स्थायी कोशिकाओं में विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है, अतः उसमें जीवन अवस्था का जो परिवर्तन होता है वो G0 अवस्था में हो जाता है। G0 अवस्था को हम विश्राम अवस्था भी कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं, दूसरी ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो जल्दी जल्दी विभाजन नहीं करते, और जो कोशिका जल्दी जल्दी विभाजन नहीं करते उनमें जीवन काल कैसा होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है। देखिए, अब हम आपको बात कर रहे हैं संश्लेषी अवस्था। जब कोशिका में आरएनए और प्रोटीन का क्या हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है। तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए के संश्लेषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कोशिका चक्र की इस प्रवस्था के अंदर, कोशिका चक्र की इस प्रवस्था के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, आरएनए का संश्लेषण हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को संश्लेषी प्रवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि इसके प्रारंभ में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण हो चुका है, इसलिए यहां पर जो संश्लेषण होगा इसको क्या कहा जाता है, संश्लेषी प्रवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रवस्था में जो डीएनए होता है उसकी बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इस अवस्था में डीएनए की क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिससे डीएनए की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आपको बता दें, स्तनधारी जो जंतु होते हैं, उन स्तनधारी जंतुओं में इस प्रवस्था का जो काल होता है या समय होता है वो 6 से लेकर के 8 घंटे का होता है। स्तनधारी जंतुओं में एस प्रवस्था का जो समय होता है या काल होता है वो 6 से 8 घंटे का होता है। वीसिया फेबा की जो मूलाग्र होती है, वीसिया फेबा की जो मूलाग्र होती है, उस मूलाग्र की कोशिकाओं में एस प्रवस्था का जो समय होता है वो लगभग कितने घंटे का होता है, कितने घंटे का होता है, 8 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 8 घंटे का होता है। तो एस प्रवस्था में क्या है, एस प्रवस्था को संश्लेषी प्रवस्था कहते हैं। और आपको बताया इस प्रवस्था में डीएनए की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, जिससे डीएनए की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और स्तनधारियों में इस प्रवस्था का जो काल होता है वो लगभग 6 से 8 घंटा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, वीसिया फेबा की जो मूलाग्र होती है उनकी कोशिकाओं में एस प्रवस्था का समय लगभग 8 घंटे का लगता है। सबसे अंत में हम बात कर रहे हैं G2 प्रवस्था। G2 जो प्रवस्था होती है, इस प्रवस्था में
ठीक है। G2 प्रवस्था होती है, इस प्रवस्था में क्या होता है, जीवन प्रवस्था के समान आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जीवन अवस्था की ये क्या कराती है, पुनरावृत्ति भी इसे कहा जाता है। जीवन अवस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है क्योंकि G2 अवस्था में भी आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। इस अवस्था में केंद्रक जो होता है वो सबसे अधिक क्या करता है, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये केंद्रक और ये कोशिका द्रव ये दोनों सर्वाधिक रूप से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और कोशिका विभाजन से पहले उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उन वो उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो इसमें क्या होती हैं, पूर्ण होती है। आपको बता दूं G2 अवस्था के अंदर केंद्रिका होती है, आरएनए होता है, आरआरएनए होता है, इन सभी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। G2 प्रवस्था के अंदर केंद्रिका, आरएनए, आरआरएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए इस G2 जो प्रवस्था का जो काल होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे का होता है। G2 प्रवस्था का काल 3 से 4 घंटे का होता है, S प्रवस्था का काल 6 से 8 घंटे का होता है और जीवन प्रवस्था का काल लगभग 12 घंटे का होता है। लगभग कितने का होता है, 12 घंटे का। सभी में नहीं होता। मैंने आपको बताया कि चूहे की यकृत कोशिकाओं में जीवन प्रवस्था का समय कितना होता है, 12 घंटे का होता है। ठीक है, देखिए G2 जो प्रवस्था होती है, ठीक है, यह अवस्था जीवन प्रवस्था की क्या कराती है, पुनरावृत्ति भी इसे कहा जाता है। तो हमने यहां पर पढ़ा है फेजेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, G1, S और G2। शॉर्टली अगर बात करें तो जीवन प्रवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, S प्रवस्था में डीएनए की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। डीएनए की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया होती है। और G2 प्रवस्था में आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, केंद्रिका आदि का क्या होता है, निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन के चक्र यानी कि आरेखीय चित्र पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए आज हम केवल कोशिका विभाजन के आरेखीय चित्र को आपको बताने जा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोशिका विभाजन के आरेखीय चित्र के प्रत्येक बिंदु पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए बात करते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप ऑफ सेल डिवीजन हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन जिसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन। दूसरा कहलाता है मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन जिसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और तीसरा प्रकार का होता है असूत्री विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं एमाइटोसिस डिवीजन जिसको हिंदी में बोलते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है, देखिए माइटोसिस डिवीजन के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी बता रहा हूं। समसूत्री विभाजन जो होता है वो मुख्य रूप से जीवों की कौन सी कोशिकाओं में होता है, कायी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और आपको बता दो समसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई थी। समसूत्री विभाजन जो नाम दिया गया था वो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में दिया। 1882 में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोसिस नाम दिया। ठीक है, समसूत्री नाम 1882 में किसने दिया था, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। और स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 में पादप कोशिकाओं में सबसे पहले समसूत्री विभाजन का क्या किया था, अध्ययन किया था। पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन का सबसे पहले अध्ययन स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है।
समसूत्र विभाजन में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं केंद्रक विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। देखो कैरियो का अर्थ होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का अर्थ होता है डिवीजन। ऐसा विभाजन जिसमें केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। तो समसूत्र विभाजन में सबसे पहले विभाजन किसमें होगा, केंद्रक में होगा। केंद्रक जब विभाजित हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव में होने वाले विभाजन को कोशिका द्रव विभाजन या इसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। देखिए केंद्रक द्रव विभाजन जो होता है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है। देखिए PMAT लिख रहा हूं मैं। P का अर्थ होता है प्रोफेज, M का अर्थ होता है मेटाफेज, A का अर्थ होता है एनाफेज और T का अर्थ होता है टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ठीक है, पश्चावस्था और अंतावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये समसूत्र विभाजन जो होता है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है। समसूत्र विभाजन के बाद कोशिका द्रव विभाजन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेट विधि, ये खास तौर से पादपों में होती है, और दूसरी होती है वितरण विधि। ठीक है, कोशिका विभाजन प्लेट विधि द्वारा पादपों में विभाजित होता है और वितरण की क्रिया द्वारा जंतुओं में क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजित होता है। अभी हमने आपको संक्षिप्त में बात की है कि कोशिका द्रव विभाजन भी 2 चरणों में पूर्ण होता है। उसके बाद करते हैं अर्धसूत्र विभाजन। फार्मर और मुरे नाम के वैज्ञानिक ने 1905 में अर्धसूत्र विभाजन की क्या की थी, खोज की थी। और अर्धसूत्र विभाजन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है अर्धसूत्र विभाजन प्रथम और दूसरा होता है अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय। देखिए अर्धसूत्र विभाजन जो प्रथम होता है ये भी 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। केंद्रक द्रव विभाजन और दूसरा कौन सा हो गया, कोशिका द्रव विभाजन। कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और लास्ट होता है टीलोफेज फर्स्ट के नाम से उन्हें जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, टीलोफेज फर्स्ट के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। इज इट राइट? देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। देखिए प्रोफेज जो फर्स्ट होती है उसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखिए लो जरा प्यार से धीरे धीरे, यानी कि लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 भागों में बटा है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज जो फर्स्ट होती है उसके कितने भाग होते हैं, 4। लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये भी 2 भागों में होता है। पहला होगा, आपको बता दूं, अंतरावस्था और उसके बाद आएगा केंद्रक द्रव विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन। यहाँ पे केंद्रक द्रव विभाजन 4 भागों में बटा होता है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है कोशिका विभाजन का आरेख चित्र।
कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। इनमें समसूत्री विभाजन की खोज मैंने आपको बता दिया, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 में पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्या की थी, खोज की थी। समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था या खोज की थी। समसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन। यानी कि समसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, केंद्रक द्रव विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन। केंद्रक द्रव विभाजन के 4 भाग होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। कोशिका द्रव विभाजन 2 प्रकार का होता है, प्लेट विधि द्वारा जो पादपों में होता है और दूसरा होता है वितरण विधि जो जंतुओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर और मुरे नाम के वैज्ञानिक ने की। किसने की थी? फार्मर और मुरे नाम के वैज्ञानिक ने की। आपको बता दो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केंद्रक द्रव विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन। कैरियोकाइनेसिस 4 भागों में बटा होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो 5 उप भागों में बटा होता है, लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 उप प्रवस्थाओं के अंदर क्या होता है, बटा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है उसमें इंटरफेज आती है। इंटरफेज में आपको मैं बता दूं जीवन और एस अवस्था आती है, SG2 अवस्था आती है। उसके बाद क्या आती है, कैरियोकाइनेसिस आती है। कैरियोकाइनेसिस में कौन आता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। उसके बाद कोशिका द्रव विभाजन होता है। आपको बता दो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे समसूत्री विभाजन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।